बार किसकी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। तो लगातार ये कवरेज जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। जी न्यूज के इलेक्शन स्टूडियो से 542 की 542 सीटों के इस वक्त रुझान आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए 344, अनप्रेसिडेंटेड, पिछली बार से ज्यादा, और एक बार फिर से सुनामी वेव कहिए या फिर बीजेपी वेव कहिए। और इस बात ये टैली इस वक्त हम देख रहे हैं कि बड़े पर्दे पर उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से भगवा नजर आता हुआ। यहाँ पर देखिए जो महागठबंधन है वो नीले रंग में, बिहार देखिए पूरे तरीके से स्वीप करता हुआ, वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से कहा जा रहा था कुछ वैसी ही अपनी भूमिका निभाती हुई भारतीय जनता पार्टी। एक बार रंग समझा मध्य प्रदेश, पहले रंग समझा दे। जो लाल रंग जो आप देख रहे हैं जो भगवा, वो बीजेपी है, आपको समझ में आ जाएगा। केसरिया रंग बीजेपी है, हरा रंग जो आप देख रहे हैं वो कांग्रेस प्लस है, वो यूपीए है, और अदर्स यानी कि एसपी, बीएसपी, एआईएडीएमके जिनका किसी के साथ गठबंधन नहीं, जो नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी, ब्लू कलर है। अब देखिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक हरा रंग आपको नजर आ रहा है, मतलब कांग्रेस सिर्फ एक। कौन सी है सचिन? सिर्फ एक ये रायबरेली। बिहार देखिए, बिहार से भी सिमटता हुआ सिर्फ पाटलिपुत्र और जहानाबाद। ये देखिए इसमें सबसे बड़ी खबर जो है ये अमेठी है। अमेठी लाल रंग मतलब केसरिया रंग, अमेठी से राहुल गांधी पीछे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर। और यहाँ देखिए ना, एक सीट रायबरेली बच रही है। ये नीचे महागठबंधन हुआ था, बिहार की 40 सीट पाटलिपुत्र और उसके बाद जहानाबाद। मीसा भारती यहाँ से आगे चलती हुई, और ये सीटों का ट्रेंड। मोनिका अरोड़ा क्या नजर आ रहा है आपको? क्योंकि जिस वक्त आप आ रही थी इससे पहले लग रहा था कि हाँ ये ट्रेंड कुछ इस तरीके का रहने वाला, लेकिन इतना अनप्रेसिडेंटेड होगा आपको लगा था ये सुनामी तक जाएगा? देखिए साइलेंट वेव हमेशा से थी, जाने क्यों जो पॉलिटिकल पंडित हैं, बाकी लोग हैं, उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। ये तो सुनामी है, और सुनामी विकास की और राष्ट्रवाद की देखिए पूरे हिंदुस्तान में दिख रही है। अभी नॉर्थ ईस्ट का नहीं दिख रहा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट तक पूरी सुनामी है। और आप देखिए हार कौन रहा है? परिवारवाद हार रहा है, डायनेस्टी पॉलिटिक्स हार रही है, जातिवाद हार रहा है, टुकड़े टुकड़े गैंग हार रहा है। मैं एक बात और कहूंगी, मैं अमेठी से होकर आई थी। अमेठी में अगर आप गली कूचे में जाओ, वहां आप देहात में जाओ, गांव में जाओ, आपको जो आम महिला है जिसकी शायद 1, 2, 3 साड़ी इसके पास होगी, कच्चे मकान में रहती है, वो भी कहेगी कि मोदी को वोट दूंगी। क्यों मोदी को वोट देंगे? क्योंकि उसने चूल्हा दिया है, टॉयलेट दिया है, मकान दिया है। तो राइटिंग वाज देयर ऑन द वॉल। नंदकिशोर गर्ग जी भी है, नंदकिशोर गर्ग जी। ये 341 मतलब 340 से ऊपर, इसकी उम्मीद तो शायद बीजेपी नेताओं को भी नहीं थी, ईमानदारी से। 300 सोचा था, 340, 300 प्लस हमारे सहयोगियों की 45-50 का पूरा सोचा हुआ था, और मैं समझता हूँ एक्सपेक्टेड लाइन पर है। और इसमें इस बार जो मोदी जी का काम है, और वो भी बिना शोर किए हुए, जिन लोगों ने कभी स्वप्न में नहीं देखा था मुझे गैस का कनेक्शन मिले, मुझे मकान मिले, मैं खुले में शौच जाता था, मैंने ये सारी चीज़ें अभी उत्तर प्रदेश भी घूम के आया। आम लोगों में जैसे मोनिका बताया, गैस कनेक्शन है या मोदी जी का कनेक्शन है? तो उस दोनों कनेक्शन किससे, गरीब से कनेक्शन हो गया। पहली बार था कि मैं तो उन लोगों में बैठता हूँ, व्यापारी भी हूँ, जो हमसे नाराज थे, परंतु जब सारी बहस के बाद कहते वोट किसको दोगे, और हम एक ही बात कहते हैं अपने लिए या अपनी पीढ़ियों के लिए वोट देना है, आने वाली जनरेशन के लिए वोट देना, कहना भाई वोट तो देना ही पड़ेगा मोदी जी को। वो पढ़ा लिखा, सो का लिबरल थोड़ा सा, उसको मजबूरी में वोट दिया। और विपक्ष जो है, हालांकि विपक्ष समझ ही नहीं पाया कि वो किन तरह से चुनाव लड़ रहा था। विपक्ष तो खैर समझे हुए था, पर ना समझ बना हुआ। एक बार हमारे साथ राम माधव जुड़ रहे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, और हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी की इस पूरी इलेक्शन स्ट्रेटजी के सूत्रधार राम माधव हमारे साथ हैं। राम माधव जी बहुत बहुत मुबारकबाद, और मुबारकबाद स्वीकार करेंगे इस वक्त तो पिछली बार से ज्यादा और पिछली बार से ज्यादा बड़ी सीटों के साथ वापस आ रहे हैं मोदी जी। हम तो स्वाभाविक है, बहुत खुश है, हम भी नहीं, पूरा देश प्रसन्न है, जश्न तो पूरा देश मना रहा है। ये एक्चुअली इस देश के 130 करोड़ जनता का ही विजय है। जनता ने इस चुनाव को अपने कंधे पर उठाया, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का जनता ने तय किया, उसी का नतीजा आज एक लैंडस्लाइड विक्ट्री के रूप में हम देख रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व का जीत है। राम माधव जी एक सवाल, मोदी नहीं तो कौन, इस सवाल ने आपकी कितनी मदद करी, या इसी सवाल ने सबसे ज्यादा मदद करी? मोदी नहीं तो कौन? अरे भाई इस प्रकार के एनालिसिस के बारे में हम भविष्य में चर्चा करेंगे। आज मोदी जी हमारा है, हमारा रहेंगे, हमें बहुत गर्व है, मोदी जी का नेतृत्व हमको है, पूरा देश मोदी जी को चाहता है। आज बाकी सारे प्रश्न नहीं है, तो कौन वाला प्रश्न अप्रासंगिक है, जब उसका वक्त आएगा तब। ठीक है सर, ठीक है सर, जिस तरीके से टैली आगे बढ़ रही है, 2014 रिपीट तो नहीं कहूंगा, 2019 जो है
2019 को आप दोहरा, यानी 2019 में आप बड़ी विक्ट्री से आ रहे हैं। से भी बेहतर परिणाम लेकर हम आएंगे। 2014 से भी बड़ी सफलता लेकर हम आएंगे। हमारे सीट्स की संख्या भी बढ़ेगी और एनडीए के साथियों के साथ मिलकर हम 350 से पार करके आगे बढ़ेंगे। कोई बड़ा फैक्टर, कोई गेम चेंजर कुछ आप बताना चाहें कि इस वजह से ये अप्रत्याशित अविश्वसनीय नतीजे या रुझान? मैंने जो कहा, एक तो इस देश की जनता ने ही तय कर लिया है कि इस देश के लिए मोदी जी जैसे योग्य नेतृत्व मिलेगा नहीं। देखिए, हम देश के सामने देश का हित और देश का भविष्य और देश का विकास को मुद्दा बनाकर देश के सामने गए थे मोदी जी के नेतृत्व में। हमारा विपक्ष मोदी द्वेष और अपने स्वार्थ राजनीति को मुद्दा बनाकर देश के सामने, जनता के सामने गया। जनता ने चाहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो, देश की प्रगति हो, इसलिए जनता ने हमको इस प्रकार का जनादेश दिया है। सर, जब आपके विरोधी कहते थे कि हिंदी हार्टलैंड में आप पहले इतनी सीटें जीत चुके हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक, तो वो रिपीट नहीं होगा और वेस्ट बंगाल से आपको उतना मार्जिन नहीं आएगा, उड़ीसा आपको नहीं आएगा, आप आश्वस्त थे कि हाँ आप इतना अच्छा करने वाले हैं, या इससे ज्यादा उम्मीद थी? हम तो आश्वस्त जरूर थे कि जो हिंदी हार्टलैंड में 2014 के नतीजे थे उनको हम कायम रख पाएंगे। और हम ईस्टर्न इंडिया पर विशेष फोकस किए थे। हमको भरोसा था कि ईस्टर्न इंडिया में उड़ीसा, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के राज्य हमें कई एडिशनल सीट्स देंगे ताकि हम एक बार फिर से पूर्ण बहुमत लेकर सरकार बना पाएंगे। एक कॉन्फिडेंस हमको था। और एक बात मैं कहूं, हमारे अपेक्षा से भी आगे बढ़कर आज नतीजे अच्छे हमको मिल रहे हैं। उदाहरण के लिए तेलंगाना जैसे राज्य में, जहां कुछ महीने पहले, 4-5 महीना पहले असेंबली में हमको बुरी हार मिली थी, 1 सीट हम जीत पाए थे असेंबली में, वहां पर आज 6 सीट पर बीजेपी आगे है। और उसी प्रकार नॉर्थ ईस्ट में तमाम सीटों पर बीजेपी जहां जहां चुनाव लड़ी वहां हम आगे है। और बंगाल का और उड़ीसा का तो आप देख ही रहे हैं। तो एक प्रकार से कई जगह अप्रत्याशित रूप में भी जनता का समर्थन हमको मिल रहा है, तो स्वाभाविक है हम बहुत प्रसन्न है इस। अच्छा, राम माधव जी, आपके एक बयान को लेकर भी बहुत चर्चा रही थी चुनाव प्रचार के दौरान, बहुत विवाद हुआ था, मिस इंटरप्रेट किया गया था कि बीजेपी अपने दम पर नहीं हासिल कर पाएगी। आज उनको भी मेरे ख्याल से जवाब मिला है, जो लोग आपके बयान को मिस इंटरप्रेट कर रहे थे। मैं उसी समय कहा था कि मैंने जो नहीं कहा था उसको, क्योंकि कम से कम इतना तो खुशी कुछ लोगों को चाहिए था कि चलो कम से कम दूसरों के मदद से सरकार मोदी जी के बनेगी, इतना भी खुशी चाहिए था कुछ लोगों को। पर ऐसे बयान ना उस समय दिया था, हमने कभी उस प्रकार सोचा भी नहीं था। खैर, इस समय वो सब, जैसा मैंने कहा, वो सब इररिलेवेंट है। आज जो मैंडेट मिला है, जो जनता का मन का मैंडेट है, ये जनता का हृदय है, इस हृदय को मोदी जी ने जीता है और 5 साल एक अच्छी सरकार इस देश को मिली है। राहुल गांधी ने कितनी मदद करी इस मैंडेट को अचीव करने में? लास्ट सवाल सर, राहुल गांधी कितनी मदद करी राहुल गांधी ने इस मैंडेट को अचीव करने में? चलिए, समय तो नहीं था राम माधव के पास। तो राम माधव, हालांकि एक बयान जिसका अमन ने जिक्र किया वो पहले आया था, तो कहा गया था कि अंग्रेजी पत्रकारिता, तो अंग्रेजी पत्रकारिता जो है, अंग्रेजी पत्रकारिता का फिगर कुछ अलग है और हिंदी पत्रकारिता का फिगर कुछ अलग है। अब यहीं से अगर मैं शुरू करूं, फहीम भाई, एक इसमें कमेंट मैं ऐड ऑन करना चाहता हूं। जो सर कह रहे थे, अगर ठीक है, अगर मैं इसे में ऐड ऑन करना चाहूं, अगर ये इतनी ज्यादा वेव थी, विकास या आयुष्मान भारत सिलेंडर का पहुंचना, ये इतना बड़ा सक्सेस था, तो आप लोगों को क्या इसका अंदाजा नहीं था? वरना आप लोग अपने मुद्दे बदल लेते, इतनी बुरी हार ना होती विपक्ष की। देखिए, इस बार चालाकी जो रही भाजपा की, खासतौर से मोदी जी की, और जिस प्रकार से महामंडन किया गया, लोगों को उन मुद्दों तक सोचने ही नहीं दिया गया। महंगाई का मुद्दा, लोगों की बेरोजगारी का मुद्दा, राष्ट्रवाद को इतना थोपा गया और इस तरीके से प्रचार प्रसार किया गया। पाकिस्तान का इतना नाम लिया गया, क्या होता है? पाकिस्तान का इतना नाम लिया गया, देश का नाम लेना, जो जमीनी मुद्दे थे वो तो डिस्कस ही नहीं किए गए, वो डिस्कोर्स में आए नहीं। और मैं विपक्ष को इसका पूरा दोषी मानता हूँ। अच्छा, जिसको जो भी थोपा गया बोलिएगा, लेकिन देखिए, चुनाव का गांधीनगर,
चुनाव का गांधीनगर कौन आगे कौन पीछे। अब देखिए जो 4 गांधी हैं, ये गांधीनगर हम कह रहे हैं। राहुल गांधी अमेठी से पीछे, सोनिया गांधी आगे, मेनका गांधी आगे, वरुण गांधी आगे। 4 गांधी, राहुल गांधी को छोड़कर सारे गांधी आगे। बोलिए विवेक। बड़ी मजे की बात है कि जो इनमें सबसे साइलेंट थी वो जीत रही है, सोनिया जी बिना कुछ बोले ही जीत रही है। इस देश की जनता। और विवेक एक सेकंड विवेक, किसने किस पर क्या थोपा बोलेगा। पहली बधाई आ गई, इंटरनेशनली पहली बधाई, इसलिए बताना जरूरी है दर्शकों को। हम पीएम मोदी के साथ हैं, काम करना चाहते हैं, ये कह रहे हैं रानिल विक्रमसिंघे, यानी कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री और श्रीलंका के पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने बधाई दी है प्रधानमंत्री मोदी के साथ। इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस और इंटरनेशनल बधाई। जी विवेक अग्निहोत्री। राकेश जी, मैं सोच रहा था अभी कि कितनी विचित्र बात है, विश्व में ऐसा कौन सा राष्ट्र होगा जहां पे एक सीट से बिना कुछ बोले ही सोनिया जी जीत रही है। इसका मतलब इतना अंधकार में इतना पिछाड़ के रखा है लोगों को कि अभी भी इतना बड़ा एक समुदाय इस देश के अंदर है जो सोचता है कि इन लोगों के आगे हाथ जोड़ना ही उनका कर्तव्य है। राहुल गांधी भी अगर चुप रहे होते तो शायद जीत गए होते अमेठी। मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड चलेंगे सर, 4 बजे तक बैठना, खूब बोलेंगे, मुझे बोल लेना। आप बोलिए ना, बोलने दीजिए। देखिए, मानेका गांधी तपी हैं इलेक्शन लड़ के, और राजनीति में मानेका गांधी को घर से निकाल के फेंक दिया था इंदिरा गांधी ने। मुंह ना खुलवाइए, उसमें ना घुसते हैं हम लोग। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाह रहा था भाई साहब। थोपना, राष्ट्रवाद थोपना, राष्ट्रवाद। देखिए, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, अब आपको भी एक बात समझनी पड़ेगी, और ये आपकी भी आंखें खुलनी चाहिए। आप कब तक राष्ट्रवाद से लड़ाई लड़ेंगे? पूरे विश्व में आज लेफ्ट और राइट की लड़ाई नहीं चल रही है। बहुत पिछड़े लोग हैं जो 100 साल पुरानी लड़ाई चल रही है ग्लोबलाइजेशन वर्सेस नेशनलिज्म की। इसीलिए आप देखिए, कंट्री, आप सुन लीजिए मेरी बात, कंट्री आफ्टर कंट्री आप देखेंगे लोग अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को, अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आज जो भारत में ये जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं, ये इस बात के रिजल्ट है कि इंडिया फर्स्ट। अब आपको भी उस बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि ये रोजगार, जो आदमी बेरोजगार है क्या वो नहीं जानता है वो बेरोजगार है क्या? आप उसे बोल बोल के समझाएंगे। और राहुल गांधी जी तो लगातार चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, जॉब्स की बात करते रहे, पर इन सबके बावजूद अगर इतना करारा 2014 से बड़ा ये रिजल्ट है, आपकी भी आंखें खुलनी चाहिए। और बार बार ये बोल देना कि राष्ट्रवाद थोपा गया, राष्ट्रवाद को हिंदुइज्म से जोड़ना गलत बात होगी। अब तो राष्ट्रवाद में आप भी और मैं भी। वोटर्स ने आंखें खोल दी, जनादेश ने आंखें खोल दी। 344 अगर अब भी नहीं खुली तो सर शायद खुलेंगे ही नहीं। अब आप ये भी समझ लीजिए। लेकिन राज्यों का वोट प्रतिशत एक बार बता देते हैं, राज्यों का वोट प्रतिशत आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक के रुझानों के हिसाब से देखिए, पार्टी वोट परसेंट और 2014 से अंतर, 2019 चुनाव में वोट प्रतिशत कितना है? बीजेपी को 49.7%, 7% का फायदा हो रहा है। जंप, ये 7% का फायदा, बड़ा जंप। पश्चिम बंगाल देखिए, बीजेपी 39% है, 22% का जंप। मतलब अमित शाह ने कहा 50% की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में 50% था, 2% का फायदा। ओडिशा में 37% था, 15, 15.5, मतलब बंगाल और ओडिशा में फायदा। राजस्थान देखिए, स्वीप कर रहे हैं, 58% था, 3% का यहाँ पर फायदा हो रहा है। शेयर बढ़ा है, शेयर बढ़ा, हर जगह वोट शेयर, हर जगह वोट शेयर। मध्य प्रदेश में 58% पहले था, 58%, वो भी 3.5% बढ़ा है, जो लग रहा था नुकसान होगा। यहाँ तो वोट परसेंट लगातार बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में बढ़ा, उत्तर प्रदेश में बढ़ा, हर स्टेट में जो वोट परसेंटेज है, सुधीर जी, जो वोट परसेंटेज है, जो वोट शेयर है परसेंटेज के लिहाज से, वो हर राज्य में बढ़ा है। एवरेज है 55%, जो कि पिछली बार ये कहा जा रहा था कि आप खुद को चैलेंज कर पाएगी बीजेपी, क्या खुद को दोहरा पाएगी? मध्य प्रदेश में अगर आप देखें तो जो आपको पोलिंग परसेंटेज बढ़ा हुआ मिला है, तो वो उसका सीधा सा आपको ये नतीजा मिल रहा है आज देखने के लिए कि लोग नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए इतनी बड़ी संख्या में बाहर आ रहे थे, और लोगों को पश्चाताप था, ये प्रायश्चित कर रहे थे लोग, जो उन्होंने गलती की थी कांग्रेस को वोट देकर विधानसभा चुनाव में, ये उसका प्रायश्चित था। और वहाँ ग्राउंड से हमें बहुत बार ये रिपोर्ट मिलती थी कि लोग ये कह रहे हैं कि इस बार अपनी गलती को सुधारना है, इसीलिए बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में खास तौर पर लोग बाहर निकले, क्योंकि लोग पछता रहे थे। पश्चिम बंगाल में भी 80% क्रॉस किए थे। तो जहाँ और आपने देखा होगा ट्रेडिशनली जहां भी वोटिंग ज्यादा होती है, लाभ बीजेपी को मिलता है। 2014 में भी जब वोटिंग ज्यादा हुई थी, जहां भी ज्यादा वोटिंग हुई, लाभ बीजेपी को। इस बार भी जहां वोटिंग ज्यादा होगी, लाभ बीजेपी को होगा, जहां कम होगी, नुकसान भी बीजेपी को। मतलब विपक्ष का वो एंटी इनकम्बेंसी वाला सिद्धांत, कम से कम ज्यादा वोटिंग पे, कि लोग ज्यादा बाहर निकल रहे हैं तो चेंज
पीएम मोदी से, तो उन्होंने जिक्र किया था शायद ये प्रो इनकम्बेंसी जो है तभी प्लस जो वोटिंग परसेंटेज है वो नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, और हमारे देश में असल में समस्या ये है कि हम एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से इतने प्रभावित हैं और हमें वो इतना पसंद है एंटी इनकम्बेंसी। हर चुनावी पंडित, हर रणनीति बनाने वाला राजनीतिज्ञ और हर नेता एंटी इनकम्बेंसी से इतना प्रभावित है कि वो सोचता है कि अगर एक बार सर हम विपक्ष में बैठे तो अगली बार आप ऐसे ही बस हाथ जोड़ के एक बार चुनाव प्रचार कर लीजिए और आप एंटी इनकम्बेंसी की वजह से वापस दोबारा बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे। लेकिन अमेठी में तो एंटी इनकम्बेंसी आ गई सर, अमेठी में तो एंटी इनकम्बेंसी। अमेठी इस चुनाव का सबसे बड़ा उलटफेर होगा और मुझे ऐसा लगता है कि अमेठी के इस उलटफेर के बाद राहुल गांधी का भविष्य जो है उस पर सवाल उठने लगेंगे और कोई ना कोई ज़रूर आप देख लीजिएगा, अगर राहुल गांधी हार गए तो शाम तक कोई ना कोई कांग्रेस का नेता उनके इस्तीफे की डिमांड कर देगा, क्योंकि इस बार भी कांग्रेस का प्रदर्शन वैसा ही है कि वो प्रमुख विपक्षी दल नहीं बन पाएगा। आपके पीछे कुछ बताना चाहते हैं? मैं एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूं। डॉक्टर फहीम ने एक बात कही थी राष्ट्रवाद को लेकर के, शायद उसका ड्रामा किया गया है, आम मुद्दों को भुला दिया गया। मैं एक बात बताना चाहता हूं डॉक्टर फहीम आपको कि बचपन से मैं भी 1967 से इलेक्शन देखता चला आ रहा हूं दिल्ली में और हिंदुस्तान में। राष्ट्रवाद को कभी मुद्दा नहीं बनाया गया। जिस तरीके से पाकिस्तान कभी एटम बम की धमकी देता था, कभी हमारे सिपाहियों के सर काट के ले जाता था डोकलाम में, और फिर यहाँ पुलवामा के बाद जो सॉलिड जवाब दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, उस जवाब के बाद सारे लोग उनके साथ आ गए। आप ये देखिए मुस्लिम परसेंटेज बड़ी है और वो कॉन्स्टिट्यूंसीज भी यूपी हो चाहे मध्य प्रदेश हो, मुस्लिम्स ने वहाँ पे ज़्यादा वोट डाला है। अगर 11% था तो वहाँ 15% हुआ है, 12% हुआ है। तो इस बात को जरा मानना पड़ेगा। और राष्ट्रवाद और सुरक्षा बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, इनको हम पीछे नहीं धकेल सकते। राष्ट्रवाद का हिंदुओं से थोड़ी ना कोई लेना देना है, वो तो मुसलमानों से भी लेना देना है, उतना ही राष्ट्रवाद है क्या? हमने कभी डिफाइन किया है फहीम जी? राष्ट्रवाद क्या है? हम कहते हैं भारत माता की जय, ये केवल एक स्लोगन है क्या? यानी कतार में जो आखिरी में व्यक्ति खड़ा हुआ है उस तक विकास पहुंचना चाहिए, उसका भला होना चाहिए, ये राष्ट्रवाद है। इस राष्ट्र में जो भी रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, लैंग्वेज और रीजन, उसका भला हो। भला कैसे होगा? 70 साल से बैंक अकाउंट्स नहीं खोले थे, 33 करोड़ बैंक अकाउंट्स खोल दिए गए, मुद्रा लोन 12.5 करोड़ लिए गए। खुद नौकरी करो, साथ में 2 लोगों को और नौकरी करो दो। 9 करोड़ टॉयलेट्स बनाए गए। किसी ने महिला की बात की, हमारे पास महिला प्रधानमंत्री भी हुई है। किसी ने सोचा कि महिलाओं को टॉयलेट भी जाना होता है? उसके उज्ज्वला योजना में 7 करोड़। मोनिका जी ठीक है। यानी आम इंसान के पास विकास पहुंचा है और साथ में कहा गया है जो इस राष्ट्र की बाउंड्रीज पर आंख उठाकर देखेगा घर में घुस। पता है मोनिका जी, हुआ ये इस नैरेटिव में राष्ट्रवाद को बीजेपी का पूरक बना दिया। राष्ट्रवाद को बीजेपी की बपौती थोड़ी ना, विपक्षी भी उतने ही राष्ट्रवादी है। और लेकिन ये ऑपोजिशन ने बना से हो सकता है ना, वो क्लीनिनेस भी हो सकता है, वो राष्ट्र प्रेम, वो राष्ट्र प्रेम एजुकेशन भी है, वो राष्ट्र प्रेम हेल्थ भी है। ठीक है, जॉन दयाल जवाब देना चाहते हैं, मैं आऊंगा लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना है। मैं जवाब नहीं नहीं, एक छोटा सा ब्रेक लेना है सर। ब्रेक के बाद आप वापस आ